नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एनपीजीपी की वीडियो सीरीज की इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि, किसानी और किसान के संबंध में, अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में हमें चर्चा करनी है, जो सारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यदि ये काम ना हो तो फिर कोई काम ही ना हो पाए, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्ट, सारी सर्विसेज इनके कारण ही शुरू हो पाती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के कारण, और साथ ही साथ हमारा जीवन इसके बिना, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बस बहुत ध्यान से हमें इस चैप्टर को पढ़ना है और हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनके प्रति अटूट सम्मान का भाव प्रदर्शित करना है। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। हम मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में हम किस प्रकार से देखने वाले हैं, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी। मृदा के बारे में तो हमने चर्चा कर ही ली है। बेसिकली 5 प्रकार की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। फिर फसलों के प्रकार को भी हम देखेंगे, रबी, खरीफ, जायद और जो तमाम प्रकार के प्रकार होते हैं, तमाम प्रकार के प्रकार होते हैं, ठीक है, उनकी चर्चा कर लेंगे। प्रमुख फसल देख लेंगे हम, गेहूँ, चावल, मक्का, सोयाबीन, कपास। प्रमुख मतलब जो अक्सर सुनने में रहती है उनको हम प्रमुख बोल देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम आसपास सुनते हैं उनको यदि हम प्रमुख में शामिल नहीं करेंगे तो जो चीज़ें हम सुनते नहीं हैं उनको प्रमुख बोल के भी प्रमुख वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि उनका उपयोग ज़्यादा नहीं होता। तो प्रमुख सिर्फ सुनने से नहीं होता, जिनका उपयोग ज़्यादा होता है, जिनका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में होता है, जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, उनको हम प्रमुख कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को कनेक्ट करना है। फिर बागवानी की बात करेंगे, फल, सब्जी और मसाले। आपको बताना है कि एक्चुअल बागवानी कहते कैसे हैं। ये सवाल आपसे है, जवाब देने का प्लेटफॉर्म है कमेंट बॉक्स, तो जल्दी से जवाब देना है। और फिर देखेंगे हम सिंचाई के साधन कौन कौन से हो सकते हैं। वे सभी हो सकते हैं जिनसे हम फसलों को पानी देते हैं, फसलों की सिंचाई करते हैं। तो फिर वे कुएं हों, नहरें हों, तालाब हों, अन्य मतलब कुछ भी जो और दूसरे साधन हो सकते हैं, झीलें हो सकती हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अन्य सेक्टर, या एक और यहाँ पर हेडिंग अन्य, उसमें हम कृषि अनुसंधान केंद्र देखेंगे, AEZ देखेंगे। यदि आपको फुल फॉर्म इसका भी पता है तो जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में। और प्रमुख फसलों की किस्मों की चर्चा भी हमें लगे हम कर ही लेनी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले टीवी न्यूज वाली जो टीवी बनी हुई है उसमें देखते हैं कि भाई मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण्य अवार्ड लगातार 7वीं बार प्राप्त हुआ है वर्ष 2021 में। कितनी बार हो चुका है? 7 बार प्राप्त हो चुका है। जो 7वीं बार हुआ था वो कब प्राप्त हुआ था? 2021 में हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं फसलों के वर्गीकरण की। तो मोटे तौर पर 2 भागों में बांट लेते हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। अब रबी और खरीफ की फसलों में हम किन किन आधारों पर बांटेंगे? मिक्स तो कर रहा हूँ, तो सेपरेशन का उपयोग करेंगे। जैसे कि खाद्यान्न फसलें, तिलहन फसलें जिससे तेल बनाया जाता है, दलहन फसलें जिनसे दाल बनती है, और अन्य फसलें जिनको हम अलग अलग प्रकार के मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। अदरक को चाय में उपयोग करते हैं, मसाले में भी उपयोग करते हैं, और सेम चीज़ हम खरीफ की फसलों में भी फॉलो करने वाले हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है या कौन सी खरीफ की फसल है, निम्न में से कौन सी दलहन फसल है या तिलहन फसल है। तो विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं और सिली मिस्टेक मान के आ जाते हैं। सिली मिस्टेक ना होने पाए इसलिए बड़े इत्मीनान से, तसल्ली के साथ इस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि रबी की जो फसलें हैं उनमें खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। गेहूं और जौ, ठीक। तिलहन कौन कौन सी, जिससे तेल बनता है? सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, अलसी का तेल। इनके नाम आपने सुने होंगे। अलसी का तेल जब तेल जल जाता है उसमें भी उपयोग करते हैं। दलहन दोस्तों चने की दाल आपने सुनी होगी, मसूर की दाल, मटर, ये सभी दलहन में आते हैं। और अन्य फसलों में अदरक आपने चाय के साथ ज़रूर टेस्ट किया होगा। अफीम को हम ज़रूर नहीं लगाएंगे, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों ने टेस्ट कर लिया हो। तो ये जो अन्य फसलें, रबी की फसलें हैं, लहसुन, धनिया, सब में इसका उपयोग किया होगा, ठीक है। तो अदरक, अफीम, लहसुन, धनिया, ये सभी हैं रबी की फसलें। हमें इस चीज़ को याद रखना है। उपयोग किया नहीं किया वो बाद की बात है, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपने उपयोग किया कि नहीं किया, वो इंटरव्यू वाला सेक्टर है, ठीक है। पहले प्रीलिम्स को ध्यान में रखना है। तो अदरक, अफीम, लहसुन और धनिया, यह किस प्रकार की फसलें हैं? यह रबी की फसलें हैं, ठीक है।
वैसे आपको बता दें कि जो अफीम है वो सेवन करने के लिए नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, कि गए डायरेक्टली इसको फूकने बैठ गए, ठीक है। इसका उपयोग दवाई के क्षेत्र में होता है, मेडिसिन के क्षेत्र में होता है, तो उसमें ही उपयोग होने का। दूर से देखते रहते हैं पौधे बड़े हो रहे हैं, कटते जा रहे हैं, लाइसेंसिंग के आधार पर खेती होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। और फिर इसका उपयोग दूसरे क्षेत्रों में किया जाता है जो मानव कल्याण के लिए काम में आते हैं, ठीक है। खरीफ फसलों की बात करें तो यहाँ पर खाद्यान्न में कौन सी है, चावल, ज्वार, मक्का और बाजरा। तिलहन की बात करें यदि खरीफ में तो कपास, तिल और मूंगफली। दलहन में उड़द, अरहर और मूंग। और अन्य फसलों में जूट एवं तंबाकू। जूट से दोस्तों क्या बनती है, रस्सी बनती है। तंबाकू से क्या बनती है, बीड़ी, सिगरेट, डायरेक्टली भी खा लेते हैं भाई, केसर का दम, विमल पान मसाला, फिर फालतू की चीजें होती है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता राज्य भी तो कहलाता है। अब तम्बाकू और तेंदुपत्ता का कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, बीड़ी कैसे बनेगी। बहुत ज्यादा डिलेमा है, बहुत बड़ी बड़ी विडंबनाएं हैं यहाँ पर, सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए तो परेशान नहीं होना, आपको प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट देना है कि तम्बाकू और बीड़ी को साइड करते हैं, बस एग्जाम के हिसाब से पढ़ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस टेबल के माध्यम से। एक तरफ आपको फसल दी हुई है सामने, तो इस प्रकार से हमें देखना है कि जो खरीफ की फसल है वो मानसून प्रकार की है, और बुआई होती है जून जुलाई में, कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। कौन कौन सी फसलें आती हैं इसकी चर्चा पहले कर ली, जैसे कि मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग और तिल। इसी प्रकार से दोस्तों जो रबी की फसल है शीतकालीन है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च, फरवरी मार्च में काट ली जाती है। गेहूं, सरसों, टमाटर, चना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों रबी की जो फसलें हैं आप ऐसा याद कर लें कि इसको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है ना। खरीफ के लिए नहीं, पानी वानी ज्यादा चाहिए होता है, रबी के लिए सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। तो हम सभी जानते हैं नवंबर दिसंबर तो अभी का मत सोचें आपकी बहुत ज्यादा 10-15 दिन सूरज नहीं निकला, ओवरऑल निकलता है। अभी आप देखिए सूर्य का प्रकाश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसलिए ये रबी की फसलें समझ गए होंगे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए अब क्या, ठीक है। तो जायद दोस्तों ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मई मई जून में काटी जाती है। इसमें तरबूज, कद्दू, मूंग, आप अपनी आंखें खोल कर रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देख पाएंगे। तरबूज कब आते हैं, वही जून जुलाई, जून जुलाई नहीं, मई जून अप्रैल तब मिलने लग जाते हैं, ठीक है। कद्दू। और दोस्तों जो मूंग है संक्रमण क्षेत्र टाइप का नहीं हो गया है, देखिए जायद यहाँ जून और यहाँ पर ये जून, तो मूंग दोनों में शामिल है, जायद में भी आ रही है और यहाँ पर खरीफ में भी आ रही है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अपने दिमाग का उपयोग करते हुए चीजों को ध्यान रखने का प्रयास करना, ठीक। मिट्टी की चर्चा तो हम पिछले वीडियो में कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर फिर से डिस्कशन करने का साइंस नहीं बैठता। आप फिर से उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं यदि आपको लगता है साइंस बैठता है तो। फिर फसलों के प्रकार की बात करें, उसके पहले हम देख लेते हैं कि भारत में जो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है उसका फसल उत्पादन में कौन कौन सा स्थान है। इसकी चर्चा होगी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आधार पर। तो पहला स्थान किन किन फसलों में है, चना और कुल दलहन में मध्य प्रदेश देश में पहला स्थान रखता है उत्पादन के आधार पर, ठीक है। द्वितीय स्थान गेहूं, मक्का, सोयाबीन, सरसों। कुल खाद्यान्न और कुल दलहन में हम दूसरे स्थान पर हैं। फर्स्ट का आप चना याद रख लें और कुल दलहन में फर्स्ट पर हैं। कुल खाद्यान्न और कुल तिलहन में हमें सेकेंड नंबर पर। इतनी चीजें ध्यान रखनी है। अब एक चीज और यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया थोड़ा सा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, जबकि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो फिर आपके यहाँ पर विवेक काम करेगा, ठीक है। अपने विवेक को जागृत करें और एग्जाम में सही टिक करें आंसर। अब गवर्नमेंट के दोनों डॉक्यूमेंट है, दोनों अलग अलग दे रहे हैं। केंद्र सरकार का बोल रहा है कि भाई ये मध्य प्रदेश है सोयाबीन में दूसरे नंबर पर है। अब राज्य सरकार बोल रही है कि भाई सोयाबीन में हम पहले नंबर पर है। तो आपकी इच्छा है आप किसको मानना चाहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अन्य फसलों के प्रकार की। कुछ रेशेदार फसलें होती है, रस्सी वगैरह बनाई जाती है, जिसमें जूट, कपास, पटसन, सनई, ये सभी शामिल है, ठीक है। रेशेदार रस्सी बनेगी, कपड़े वगैरह बन जाएंगे, तो ये सारी चीजें। उद्दीपक फसलें मतलब स्टूडेंट क्रॉप्स, है ना, दिमाग खुल जाए इस टाइप का कॉफी पीने से। बाकी ये पीने खाने वाली चीजें नहीं है, जैसे तंबाकू, गांजा, अफीम, भांग,
इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन लोग प्रसाद स्वरूप भी ले लेते हैं, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। चाय कॉफ़ी की हैबिट भी सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हार्म करती हैं। और हम कहते हैं कि इससे हमारा दिमाग तेज चलने लगता है, तो इसको तेज नहीं चलता। आपने उस चीज़ की हैबिट डाल दी, तो आपके दिमाग को जब तक सिग्नल नहीं मिलता कि भाई कॉफ़ी पेट में चली गई है, चाय चली गई है, तब तक दिमाग ठिकाने नहीं लगता। तो हम पहले गलत हैबिट डालते हैं, फिर उस हैबिट के चलते कहते हैं कि अब वो चीज़ जब मिलेगी तो दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा। पहले भी दिमाग ढंग से काम कर रहा था, और हमने क्या किया, जब कुछ नहीं पीते थे क्योंकि दिमाग सही से काम करता था, हमने क्या किया, हमने उल्टी सीधी चीज़ें पीना खाना चालू कर दी, जिससे दिमाग को वो चीज़ें अच्छी लगने लग गई। अब दिमाग को तो वो चीज़ें मिलेगी नहीं, मन को वो चीज़ें मिलेगी नहीं, वो मन लालची हो गया। अब कंडीशन लगाने लगा कि भाई अब तभी ढंग से चलेंगे जब कॉफ़ी 10-15 घूंट ना गटक लें। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को समझना है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये फसलें हैं कॉफ़ी, तम्बाकू, चाय, गांजा, अफीम, भांग, ये उद्दीपक फसलें हैं। समझ गए आप क्यों उद्दीपक फसलें हैं, चर्चा हमने कर ली है। अब चारा फसलें जो फूडर क्रॉप्स होती है, जानवर खाते हैं, नेपियर, लेविया, ज्वार, हम भी खाते हैं ज्वार की रोटी। ठीक है, मनुष्य भी एनिमल है, बस सोचने समझने की क्षमता है, इसलिए हम मनुष्य बन गए, बस अंतर इतना ही है। बाकी ताकत जानवरों में ज़्यादा है, भागते हमसे तेज हैं, हमें एक बार में निपटा देंगे यदि हम बिना गन के उनके सामने आ गए, बिना किसी हथियार के आ गए, तो हमसे हर चीज़ में आ गए, सिर्फ बुद्धि। तो बुद्धि ऐसी चीज़ है जो इंसान रूपी जानवर को इंसान का दर्जा उपलब्ध करवाती है। तो चारा फसलें कौन कौन सी हैं, नेपियर, लेविया, ज्वार, रिजका, बरसीम, ये सब, इनको ध्यान रखना है। प्रश्न कैसा है, निम्न में से कौन सी चारा फसल है या नहीं है, तब आपको वहाँ ये चीज़ें काम आने वाली हैं। ठीक है, जड़ें फसलें जो जड़ के रूप में हम लेते हैं, गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद। अब आलू को, अदरक को जड़ मत समझ लेना, हल्दी, प्याज, लहसुन को भाई ये भी धरती के अंदर ही तो हो रहे हैं, ये भी जड़ होगी नहीं, ये तना फसलें हैं। आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, ये तना फसलें हैं, और जड़ फसलें गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद। इतना याद रखना है। फिर बारी आती है तिलहनी फसलों की, जिनसे तेल निकलता है, ऑयल सीड क्रॉप्स। इसमें मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों, सूरजमुखी आते हैं, तो आपको ध्यान रख लेना है। फिर दलहनी फसलों की बात करें तो इसमें मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना, बरबट आते हैं। नकदी फसलों में गन्ना, तम्बाकू, मूंगफली, चाय, अफीम, चाय, कॉफी और कपास आती है। अब आप कहेंगे सर उद्दीपन फसलों में भी चाय कॉफी आ रही थी, नकदी फसलों में भी आ रही है। तो उद्दीपन मतलब जो उद्दीपित कर दें, दिमाग को स्टिमुलस प्रदान करें। ठीक है, और नकदी फसलें कैश टू कैश बेची जाती है, तो तम्बाकू और जो सारी चीजें नकदी फसलों में भी आती है। ठीक है, फिर बात करते हैं खाद्यान्न फसलों की। इसमें गेहूं, चावल और मक्का शामिल है। और एक चीज याद रखना है, प्रश्न आ गया कि सियारी का संबंध किससे है, तो फसल को सियारी कहते हैं दोस्तों। एमपीपीएससी रेडियो, डीएसपी रेडियो का जो एग्जाम हुआ था इसमें, उसमें पूछा था कि सियारी का संबंध निम्न में से किससे है, तो सियारी का संबंध फसल से है। तो आप कुछ और टच कर ले, है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। फिर अब हमें विस्तार से चर्चा करनी है फसलों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, यदि वीडियो को सुनने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से हो रही है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना और बता देना। जैसे इस वीडियो में कुछ ज़्यादा चर्चा हमने कर ली, यदि वो चर्चा आपको सही लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो ये बता दें कि सर चर्चा ज़्यादा होगी थी, अपने विचारों को ज़्यादा आपने साझा कर दिया, थोड़ा कम करें, तो वो प्रयास भी हम कर लेंगे। ठीक है, आपको बता देना है कमेंट में। लेकिन आदत से मजबूर है, 100% तो खत्म नहीं होगी चीज़ें, लेकिन कुछ एक प्रयास हम करेंगे कि हाँ, ठीक है। और आपको यदि वो एक्सप्लेनेशन सही लगता है बीच बीच में जो मैं करता हूँ, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, गेहूँ का सबसे पहले हम वर्गीकरण देखेंगे, तो उनका नाम है ग्रेमिनेसी। ये सब आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आएगा गेहूं का संबंध निम्न में से किस कुल से है, तो आप आंसर करेंगे ग्रेमिनेसी। वानस्पतिक नाम है क्रिटिकम एस्टिवम, याद रखना है। जलवायु है समशीतोष्ण, और औसत वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से कम, मतलब आवश्यकता होती है गेहूं की फसल के लिए, जो वर्षा की आवश्यकता है उस क्षेत्र में गेहूं बढ़िया डेवलप होगा जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होगी। कुल है ग्रेमिनेसी, क्या है, ग्रेमिनेसी। वानस्पतिक नाम है क्रिटिकम एस्टिवम, समशीतोष्ण जलवायु वाली फसल है जिसे के लिए 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इंपोर्टेंट फैक्ट, किस्म एमपीपीएससी अक्सर पूछते हैं, कभी सोयाबीन की पूछ लेगा, कभी आम की पूछ लेगा, कभी मुर्गे की पूछ लेगा, मतलब कड़कनाथ मुर्गा, जीआई टैग वाली है, सबकी मैं बात कर रहा हूँ।
तो आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पूछ लेगा कि इन किस्मों को तो ध्यान रखनी है भाई। गेहूँ की रोटियाँ हम डेली खाते हैं, तो व्यवहारिक लाइफ से जुड़े प्रश्न जरूर एमबीबीएस से पूछ लेता है। पता चला आप कल्याण सोना किस्म का गेहूँ खा रहे हैं और यही प्रश्न पूछ लिया, और आप पहली बार बाद में पता चला जो हम खा के गए थे एग्जाम के पहले वही आंसर था, तो फिर दुख ज्यादा होता है। तो ध्यान रखें, शरबती, राज, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी, ये सभी गेहूं की किस्में हैं। और क्रिटिकल गेहूं दोस्तों, राई और गेहूं के संकर से वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया गया है। क्रिटिकल गेहूं किस किस के संकर से? राई और गेहूं के संकर से। आपको रोग भी ध्यान रखने हैं कि गेहूं की फसल में टुंडू और पिट्टू रोग होता है, और सबसे ज्यादा गेहूं होते कहाँ पर है? तो होशंगाबाद, सीहोर और नरसिंहपुर में होते हैं। हमने चर्चा कर ली गेहूं के बारे में, अब हम बात करेंगे चावल के बारे में। सिस्टमेटिक लिखा है, पहले इंसान रोटी खाएगा फिर थोड़ी देर चावल खाएगा, तो फिर चावल की बात कर लेते हैं। कुल है ग्रेविनेसी, वानस्पतिक नाम है ओराइगा सेटाइगा। ध्यान रखना है, गेहूं और चावल का एक ही कुल है, क्या है? ग्रेविनेसी। गेहूं का वानस्पतिक नाम था ट्रिटिकम एस्टिवम, चावल का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइगा। जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है चावल की। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये आवश्यकता होती अधिक होती है, मेरी बोलने की हैबिट हो गई है। आप ये समझें कि चावल की फसल को 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में उगाते हैं। इसमें कौन सी है? चिन्नौर, रंजीत, सबबन, अमन, गोल्डन राइस। दोस्तों गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हंसा, शुष्क सम्राट, काली मिर्च, तो ये सभी है किसमें? किसकी है? चावल की है। और अंगमारी और खैरा रोग चावल की फसल में लग जाता है, जिस प्रकार से टुंडू और पिट्ठू लगता था गेहूं में, अंगमारी और खैरा लगता है चावल की फसलों में। अग्रणी उत्पादक जिले हैं बालाघाट और सिवनी, यहाँ वर्षा भी बढ़िया मात्रा में होती है। आपसे पूछा था सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सबसे कम वर्षा वाला और सबसे कम वर्षा वाला जिला और स्थान दोनों कौन से हैं? तो दोस्तों सबसे कम वर्षा वाला स्थान और जिला लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा, जिला एक ही मिलेगा, स्थान उस जिले के अंदर होगा। और सबसे अधिक वर्षा में आपको दो चीजें मिलेंगी, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। तो दोनों के आंसर, तीनों के आंसर, चारों के आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देने हैं। ठीक है, यदि जानते हैं तो, नहीं जानते तो सर्च करके ले लें, आपको लंबे समय तक याद रहेंगी फिर वो चीजें। अब बात करते हैं मक्का की। कुल का नाम ग्रेविनेसी। अब ध्यान भी रख लेना, गेहूं, चावल और मक्का, इन तीनों के कुल का नाम क्या है? ग्रेविनेसी। इसको नहीं बोलना, ठीक है। वानस्पतिक नाम है जिया मेज। हम भुनते खाते हैं, बाहर जाके मक्की से खवाते हैं, तो हम मेज पे बैठ के खाते हैं, ऐसे याद रखिए। इसमें कौन कौन सी है? पिंडल, डेंट, शरताज, गंगा ग्यारह, डेक्कन, ये किस्म है मक्का की, ध्यान रखें। पिंडल, डेंट, जब मक्का सेकता है तो काले काले डेंट नहीं पड़ जाते हैं, तो वैसे आपको याद रख लेना है। शरताज, गंगा 11, डेक्कन, ये है किस्म मक्का की। तो बात करें रोग की, तो व्हाइट वर्ट रोग हो जाता है। अग्रणी उत्पादक जिले छिंदवाड़ा और नीमच है, इनको भी आप ध्यान रख लें, आपका कल्याण पेपर में हो जाना है। फिर बात करते हैं कॉफी की। तो दोस्तों रूबिएसी कुल का नाम है। तो किस्मों की बात करें तो तीन किस्में, अरेबिका, रोबेस्टा और लाइबेरिया। अब ध्यान रखना है उच्च कोटि की कौन सी है? उच्च कोटि की है अरेबिका। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? तो रोबेस्टा का होता है, यहाँ लिखा हुआ है। और लाइबेरिया की कॉफी की किस्में हैं। अग्रणी उत्पादक जिला बैतूल में है, बैतूल में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम बताएं, और किसने कॉफी की खेती सबसे पहले करी थी, उस व्यक्ति का नाम भी बताएं। दोस्तों नीचे ही लिखा मिल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, बिल्कुल ना बताएं, ठीक है। बैतूल के कुकड़ू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट विलफोर्ड एवं फ्लोरेंस हेंड्रिक्स ने 110 हेक्टेयर में कॉफी के बागान लगाए थे। ठीक है, तो भाई जीके की पुस्तक में आया, पहली बार कोई काम कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। फिर सोयाबीन की बात करें तो लेग्यूमिनेसी कुल, ग्लाइसिनमैक्स वानस्पतिक नाम है भाई। कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी वानस्पतिक नाम ग्लाइसिनमैक्स। और किस में ध्यान रख लेना भैया, सोयाबीन स्टेट कहलाता है मध्य प्रदेश से। सोयाबीन किस में याद नहीं रखोगे तो बहुत बड़ा पाप करके जाओगे पेपर में, ठीक है भाई, पाप का फल मिल जाएगा। इसलिए अहिल्या अलंकार प्रतिकार, PS 1024 समृद्धि याद रखना है। भजन जैसे याद करो ना भाई, अहिल्या अलंकार प्रतिकार, समृद्धि PS 1024 हो गई याद, ठीक है। अग्रणी उत्पादक जिले हैं उज्जैन और धार, ध्यान रख लेना, मजा आ जाना है पेपर में इसके बाद, ठीक है। फिर कपास की बात करते हैं दोस्तों, मालवेशी कुल का नाम है, ट्रिक अपने हिसाब से बनाते हैं। कपास इसमें है श्यामली, सुबिन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, ठीक है। महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, श्यामली, सुबिन कपास की किस्में हैं।
खंडवा खरगोन में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, प्रमुख उत्पादक जिले हैं। और इनको दोस्तों हम कहते हैं सुनहरे जिले। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। कोई विशेष तथ्य की बात करें तो खंडवा खरगोन बड़वानी बुरहानपुर इनको भी जोड़ दें सुनहरे जिले में दोस्तों। ठीक, फिर बात करते हैं तंबाकू की। इसमें निकोटीन पाया जाता है, तो भाई वानस्पतिक नाम निकोटीनिया हो गया। जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसमें निकोटीनिया रेटिस्का, निकोटीनिया टोबेकम। अग्रणी उत्पादक जिले हैं रीवा और सतना। जिसने भी पान मसाले खाए होंगे, मैंने एक चीज देखी है, अक्सर कभी से देखने को मिलता है, तो पान मसाले में एक बड़ा सा पैकेट होगा पूरा कंप्लीट, है ना, उसके साथ एक छोटा सा पैकेट अलग से दिया जाता है। तो दोस्तों छोटा वाला पैकेट होता है ना, उसमें तम्बाकू होती है शायद। जो बड़ा वाला पैकेट होता है उसमें साधारण पान मसाला होता है। तो जो ये तम्बाकू वगैरह का सेवन करते हैं, तो उनका फोकस इस बड़े वाले पैकेट पर नहीं होता, सिर्फ छोटे वाले पैकेट पर होता है। ये मैंने उनको बताया जिसको जानकारी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे जानकारी है इसकी, लेकिन मैं सेवन नहीं करता है इसका। ठीक है, पहले आपको बता दिया। फिर बात करते हैं गन्ने की। कुल है दोस्तों पोएसी। वानस्पतिक नाम है सैकरम ऑफिनियम। क्या है वानस्पतिक नाम गन्ने का? सैकरम ऑफिसिनेरम। इसको ध्यान रखना है। पोएसी गन्ने का कुल है, उष्ण कटिबंधीय फसल है, और बाहुबली और श्रीमुखी इसकी किस्में है। भाई गन्ना ऐसा लकड़ी जैसा होता है, डंडे जैसा। ठीक है, तो भाई बाहुबली बनने के लिए हाथ में डंडे लेके वो किसी को पीट रहे तो ऑटोमेटिक आपसे बाहुबली बोलेगा। और श्रीमुखी आपसे श्री लगा के बात करने लग जाएगा, माननीय श्री महोदय। तो इस प्रकार से बाहुबली श्रीमुखी किसकी किस्में हुई? गन्ने की होगी। आपको नेमोनिक्स बना के याद करना है, तो बीच बीच में मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ। अग्रणी उत्पादक जिला कौन सा है? नरसिंहपुर है। इसको ध्यान रख लेना है। और चीजें सही लग रही हो तो बता देना, पढ़ाई समझाने का तरीका ठीक लगे तो भी बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सीधे फैक्ट पढ़ देने में मजा नहीं आता, बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ट्विस्ट और बातें होती रहनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाला भी बोर ना हो। फिर दोस्तों मूंगफली, कुल का नाम है लेग्यूमिनेसी। हमने सोयाबीन में भी लेग्यूमिनेसी पढ़ा था, भूल नहीं जाना दोस्तों। सोयाबीन के कुल का भी नाम भी यही है। वानस्पतिक नाम पैराकिस हाइपोजिया। उष्ण कटिबंधीय फसल है, और मूंगफली की किस्म है कौशल चंद्रा, चित्रा, विक्रम। अग्रणी उत्पादक जिले वही जहाँ काली मिट्टी पाई जाएगी, कंडवा और खरगोन। इनको ध्यान रख लेना। काली मिट्टी की फसल है, इसलिए मैंने आपको मिट्टी पढ़ाई थी भाई साहब। वहां बताया था भाई कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल होती है। काली मिट्टी कितने प्रतिशत पर पाई जाती है, कितने प्रकार की होती है, उन प्रकारों में सबसे ज्यादा कौन सी है? कमेंट सेक्शन में भर दो इसका आंसर। फिर सरसों दोस्तों, कुल का नाम है ब्रैसा केटी। वानस्पतिक नाम है ब्रैसिका कम्प्रेस्टिस। जलवायु है समशीतोष्ण, और किस्म का नाम है पूसा गोल्ड। क्या क्या पढ़ दिया? ब्रेसा केसी। सरसमा का तेल कहते हैं, बालों में लगाओगे, अपने केसों में लगाओगे तो बढ़िया घने हो जाएंगे, मजबूत बाल हो जाएंगे। तो ब्रेसा केसी से आप केस याद कर लो पीछे का, तो सरसमा की कुल का नाम आपको वैसे ही याद हो जाएगा। वानस्पतिक नाम पर आपको ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस याद कर लेना है। जलवायु समशीतोष्ण, और पूसा गोल्ड इसकी किस्म है, इसको जरूर ध्यान रखना पूसा गोल्ड को। अग्रणी उत्पादक जिले उत्तरी मध्य प्रदेश, मुरैना, ग्वालियर। इसकी चर्चा हमने कर ली थी। फिर दोस्तों अफीम, नशेड़ियों गजेड़ियों की पहली पसंद है। ठीक है, वानस्पतिक नाम पेकेवर सोमनीफेरम। अग्रणी उत्पादक जिले हैं मंदसौर और नीमच। ठीक है, भाई यहाँ पहुंच जाना है और डंडे खा के वापस आना है पुलिस के। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अफीम पेकेवर सोमनीफेरम आपको ये याद रख लेना है पढ़ने वालों को। और दोस्तों ये जिले भी याद रख लेना है, नीमच और मंदसौर में ज्यादा पाई जाती है। एड्रेस के तौर पर ध्यान नहीं रखना, पिटाई हो जाएगी आपकी। आपको फैक्ट के आधार पर जनरल नॉलेज के हिसाब से याद रखना है कि मंदसौर और नीमच में आपकी अग्रणी उत्पादक जिले हैं, और पे केवल सोमनीफेरम इसका वानस्पतिक नाम है। जो अफीम के सेवन वाले विद्यार्थी होंगे वो इस पे ध्यान कम देंगे, एड्रेस पे ज्यादा ध्यान देंगे, पिट के बढ़िया वापस आएंगे, बोलेंगे सर ने पिटवा दिया। फिर दलहन की बात करते हैं, कुल का नाम है लेग्यूमिनेसी। अग्रणी उत्पादक जिले हैं नरसिंहपुर और सीहोर। क्या? दलहन के कुल का नाम भी लेग्यूमिनेसी है। कौन कौन से हमने चीजें देख ली? हमने देख लिया दोस्तों अभी अभी मूंगफली, सोयाबीन और दलहन, तीनों के कुल का नाम क्या है? लेग्यूमिनेसी। और हमने अभी पढ़ा था गेहूं, चावल, इनके कुल का नाम था ग्रेमिनेसी। इनको भूलना नहीं है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम के दिन तक याद रहनी चीजें। आपको पुस्तक से भी एक बार रिवाइज कर लेना है,
बहुत सारे लोग पूछते हैं पुस्तक कहाँ मिलेगी दोस्तों, तो ऑफलाइन मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपकी सहूलियत के लिए मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी बागवानी की बात की जाए तो आम उत्पादक जिला है जबलपुर और रीवा। अब दोस्तों जो नूरजहां प्रजाति का आम है वह कट्टीवाड़ा अलीराजपुर में पाया जाता है। जो सुंदरजा प्रजाति का आम है वह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाया जाता है। आंवला की बात करें तो पन्ना को ध्यान रखें, ठीक है। आंवला को हम डॉक्टर प्लांट कहते हैं, बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। और पन्ना को आंवला जिला कहा जाता है। कंचन और कृष्णा इसकी प्रमुख फसलें हैं। अरे प्रमुख किस्में हैं दोस्तों, फसलें बोल रहा हूँ, सॉरी मुझसे। क्या है? किस्में हैं। क्या है? कंचन और कृष्णा। फिर बात करते हैं अंगूर की। रतलाम ध्यान रखें अंगूर के लिए, अंगूर नगरी कहते हैं रतलाम को। रतलाम को आप रसलाम याद कर लें, अंगूर में रस रहता है, बढ़िया टेस्टी होते हैं, तो आप रतलाम समझ जाएंगे फिर। पपीता दोस्तों धार और रतलाम में पाया जाता है। धार कैसे याद रखेंगे? पपीता के लिए काटने के लिए आपको तेज धार वाली चाकू की आवश्यकता होती है, तो पपीता से धार। और केला दोस्तों बुरहानपुर में पाया जाता है। केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है, इसको ध्यान रखिए। अमरूद रीवा में पाया जाता है। मतलब उत्पादक जिले की बात करें, पाया तो हर जगह जाएगा, लेकिन जो जिले हम यहाँ देख रहे हैं वहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अग्रणी उत्पादक मान सकते हैं आप इनको। इसलिए तो आप बोलेंगे सर अमरूद का तो हमारे घर में ही पेड़ लगा है, मैं तो सागर में रहता हूँ, जबलपुर में रहता हूँ, शेडवल में रहता हूँ, अपना रीवा कहाँ बना दिया। दोस्तों रीवा में ज्यादा होते होंगे, इसलिए यहाँ पर चीजें दर्शाई गई है। और ललित है दोस्तों अमरूद की प्रसिद्ध किस्म, इतना आपको ध्यान रखिएगा, ठीक। ठीक है, हमने पढ़ लिया बागवानी के बारे में। अब पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सब्जी एवं मसाले उत्पादक जिलों के बारे में, ठीक है। तो आलू के लिए इंदौर याद रखें। इंदौर में विद्यार्थी ज़्यादा रहते हैं, विद्यार्थियों की पहली पसंद आलू होती है। प्याज दोस्तों खंडवा, लहसुन मंदसौर, ठीक है। मंद मंद महक आती है लहसुन में, आती तेज है लेकिन आपको मंद मंद याद कर लेना है, आपको उद्देश्य ध्यान रखना। धनिया दोस्तों गुना, भाई फ्लेवर ही चेंज कर देती है धनिया जी, आप किसी चीज़ पे छिड़क देते हैं, मतलब उससे गुड़ ही चेंज कर देते हैं, गुड़ से गुना याद रख लें। मटर टमाटर अंडा मछली, ये जबलपुर है दोस्तों, हमने एक साथ याद किया था इसको। मटर टमाटर अंडा मछली कहाँ? जबलपुर। अभी आगे आएगा जब हम पशुधन के बारे में चर्चा करेंगे, तब आपको मिलेगा कि मटर टमाटर के साथ साथ अंडा मछली भी जबलपुर है। अदरक दोस्तों छिंदवाड़ा, मिर्च खंडवा खरगोन, दोस्तों बेड़िया मिर्च की मंडी है खरगोन में। हल्दी को बुरहानपुर दोस्तों, केला भी बुरहानपुर था, धनिया गुना रिपीट हो गया। अब सबसे ज्यादा फल कहाँ मिलते हैं मध्य प्रदेश में, उत्पादित होते हैं रतलाम में, सब्जी छिंदवाड़ा में, मसाला बुरहानपुर में। फल कहाँ पर? रतलाम में। सब्जी कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। और मसाला कहाँ पर? बुरहानपुर में। इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये तो हो गई मध्य प्रदेश के मसाला और सब्जी उत्पादक जिलों की बात। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोतों की, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है, दो प्रकार से हम करते होंगे सिंचाई। जमीन के अंदर से पानी निकाल कर सिंचाई करते होंगे, और दूसरा जो जमीन पर बहता है, सतह पर बहता है, जिसे हम धरातलीय जल कहते हैं, उससे सिंचाई करते होंगे। तो भूमिगत जल से हम कुआं और नलकूप के माध्यम से सिंचाई करते हैं, और धरातलीय जल से हम तालाब नहर इनके द्वारा करते हैं। तालाब दो प्रकार के, प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं और दूसरा कृत्रिम। इसी प्रकार से नहरें बे जो नित्यवाही हमेशा बहती हैं, 12 महीने जिनमें पानी रहता है, और अनित्यवाही बे जो 12 महीने नहीं बहा करती, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कुआं एवं नलकूपों को। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की कुल सिंचित भूमि के 67.3% भाग पर जो सिंचाई होती है वह कुआं और नलकूपों से होती है। कितने प्रतिशत भाग पर? 67.3% भाग पर। और दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के प्रमुख सिंचाई साधनों में से एक है, यह प्रमुख सिंचाई साधन ही है क्या? कुआं और नलकूप के माध्यम से सिंचाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों इतने सारे भूभाग, लगभग 70% भाग पर, 67.3% भाग पर सिंचाई होती है इनसे। और दोस्तों कुआं नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? मालवा क्षेत्र से की जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसको हम पहले ही पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश में झूम कृषि, फिर पेज दूसरा आ जाएगा तो स्किप ना हो जाए। झूम कृषि कैसी है? आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, फंडा आप समझ गए होंगे।
अब झूम कृषि दोस्तों अलग अलग जनजातियों में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे चिमाता भील जनजाति की झूम कृषि को कहते हैं, और दाहिया बेबर बैगा जनजाति की झूम कृषि को कहते हैं। तो आपको चिमाता और दाहिया या बेबर याद कर लेना है। चिमाता भीलों की है, दाहिया और बेबर किसकी है, बैगा की है। वर्तमान में कृषि प्रतिबंधित है। क्यों है प्रतिबंधित? भाई वनस्पति पेड़ों को काट रहे हो, एक पेड़ को बड़ा होने में कई साल लग जाते हैं, काटने में 10 मिनट नहीं लगते, तो इस कारण से इसको बैन कर दिया। पर्यावरण के से इसको बहुत नुकसान पहुंचता था। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान मतलब हमारी जिंदगी को नुकसान, हमारी सांसों को नुकसान। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश बजट 2023 के बारे में। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, डब्बे में लिखा हुआ है, एक बॉक्स में लिखा हुआ है, इसलिए चर्चा कर लेते हैं, फिर वापस से हम अपने सिंचाई साधनों पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो 2023 का बजट था उसमें कृषि क्षेत्र की हम बात करें तो ऊर्जा सब्सिडी के लिए था 13,000 करोड़ का प्रावधान। उद्देश्य था सिंचाई में विद्युत खपत के लिए सब्सिडी देना। किसान कल्याण, मुख्यमंत्री किसान कल्याण 3200 करोड़ रुपए। उद्देश्य था किसानों को सम्मान निधि के रूप में 4,000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता देना। हम जानते हैं 6,000 रुपए प्रति वर्ष पीएम किसान सम्मान निधि से मिलता है। फिर मुख्यमंत्री मिलेट मिशन का जिक्र था उसमें, उसका उद्देश्य था मोटे अनाज को बढ़ावा देना। मिलेट मतलब मोटे अनाज, श्री अन्न आपने नाम सुना होगा, तो वहां से इसे कनेक्ट कर लें। वापस से रुख करते हैं सिंचाई के स्रोतों की ओर। कुआं नलकूप की हमने बात कर ली थी, कुछ और बातें इसके बारे में रह गई थी, किसके बारे में, कुआं और नलकूप के बारे में, फिर से चर्चा कर लेते हैं। 67.3% पर पूरे मध्य प्रदेश में इनसे खेती कृषि सिंचाई होती है। अब इतने प्रतिशत भूभाग पर जब सिंचाई होती है कुआं नलकूपों से, तो यह प्रमुख साधन बन ही जाता है। और सबसे ज्यादा सिंचित या इस प्रकार से सिंचाई कहाँ होती है, तो मालवा रीजन में होती है। फिर दोस्तों इंदौर और उज्जैन जिले में शुद्ध सिंचित भूमि का क्रम से 84.5 और 79.9 ट्यूबवेल से सींचा जाता है। ध्यान रखें, ट्यूबवेल से इंदौर में और उज्जैन में क्रमशः 84.5 एवं 79.9% भाग खींचा जाता है। और राज्य में ट्यूबवेल की सर्वाधिक संख्या उज्जैन जिले में है, जबकि दूसरा स्थान इंदौर का आता है। घनत्व की दृष्टि से दोस्तों इंदौर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर में 23.8 ट्यूबवेल है। और कुओं से सर्वाधिक सिंचाई मंदसौर में होती है। कितनी होती है, 81.1%। उत्तरी मालवा में आता है मंदसौर। हम सभी जानते हैं मंदसौर नीमच कहाँ आते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतनी सारी बार आपको मैंने मैप के दर्शन करवाए हुए हैं। फिर सिंचाई से, यदि तालाब से सिंचाई की बात करें तो दोस्तों प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाबों का उपयोग मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए किया जाता है। और कुल सिंचित भूमि का लगभग 2% मतलब 2.7%। कितना दोस्तों, कुल सिंचित भूमि का 2.7% भाग तालाबों से सिंचित होता है। इस चीज को ध्यान रख लेना है। और तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है धार जिले में। ये क्षेत्रफल याद मत करना, 32,801 हेक्टेयर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, काम की चीजें भूल जाएंगे। धार जिले को याद रखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा सिंचाई तालाब से होती है। कहाँ, धार जिले में। दूसरे स्थान पर कहाँ होती है क्षेत्रफल की दृष्टि से, बालाघाट में। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई होती है झाबुआ में, और दूसरा बालाघाट है। इसको आप ध्यान रख लें, इस प्रकार से ध्यान रखें, धार और झाबुआ। क्षेत्रफल में धार, प्रतिशत में झाबुआ। सबसे ज्यादा सिंचित किस चीज से, तालाबों से। फिर बात करते हैं नहरों से सिंचाई। तो दोस्तों सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है नहर, क्योंकि कुल सिंचित क्षेत्र के 17.3% भूमि पर नहरों से सिंचाई होती है। और क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई होती है दतिया में, और दूसरी होती है नर्मदापुरम में। वो आपको दतिया याद कर लेना है नहरों के परिप्रेक्ष्य में। फिर चाहे वह क्षेत्रफल हो या प्रतिशत का परिप्रेक्ष्य हो, दोनों में सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों से कहाँ होती है, दतिया में होती है। पीताम्बरा पीठ दतिया में स्थित है, ये भी ध्यान रख लेना। और दोस्तों नहरों को दो भागों में बांटते हैं। नित्यवाही जो वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकलती हैं और सदैव जल से भरी रहती हैं। अनित्यवाही दोस्तों इनमें वर्ष भर लगातार जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती। वे मात्र नदियों में बाढ़ आती है उस समय उनमें जल आ जाता है और उनसे सिंचाई की जा सकती है। तो नित्यवाही और अनित्यवाही दो प्रकार से हम नहरों को कैटेगराइज कर लेते हैं। फिर बारी आती है दोस्तों, एक ये वेन डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखना है किस साधन से कितनी सिंचाई होती है। सबसे ज्यादा होती है कुआं एवं नलकूपों से मालवा क्षेत्र में, इंदौर उज्जैन देखा था हमने। ठीक है, नहरों से सबसे ज्यादा होती है। फिर दूसरे नंबर पर होती है नहरों से कितनी होती है, 17.6%।
कुआं नलकूपों से कितनी होती है? 67.3%। नहरों से कितनी होती है? 70.6%। 17.6%। कहाँ होती है सबसे ज्यादा? दतिया में होती है। तालाबों से कहाँ होती है सबसे ज्यादा? हमने चर्चा की थी, धार में होती है क्षेत्रफल में, और झाबुआ में होती है प्रतिशत में। इनको भूलना नहीं है। और जो 12.4% बचे हैं वो अन्य स्रोत हैं जिनसे सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। यदि ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं जरूर दोस्तों आपकी, सर जो आप बता रहे हैं ना एकदम स्पष्ट रूप से सब समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी पता लग पाए कि मेरे द्वारा बताई गई चीजों की कितनी सार्थकता है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि अन्य स्रोतों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा सिंचाई विदिशा में होती है, और प्रतिशत की दृष्टि से कहां होती है? पन्ना में होती है। लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में यहां पर बात लिखी गई है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, हमने अभी बात करी है। हाँ, देखिए यहां पर क्या कहने का प्रयास, यहां अलग से जोड़ दिया। जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा कुआं नलकूपों से सिंचाई वो इंदौर 84, 81 दशमलव समथिंग हमने पढ़ा था, है ना? जितना भी पढ़ा था यहां हम देख लेते हैं। 84.5%। हमने नहरों से सिंचाई पढ़ी थी, सबसे ज्यादा दतिया में होती है, चाहे प्रतिशत हो चाहे क्षेत्रफल हो। इसी प्रकार से हमने तालाबों से सिंचाई देखी थी, सबसे ज्यादा कहां होती है, सबसे कम कहां होती है? सबसे ज्यादा होती है धार जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रतिशत की दृष्टि से कहां होती है? झाबुआ में होती है। इसी प्रकार से जो अन्य स्रोत लिखे हैं 12.4%, इन अन्य स्रोतों से सबसे ज्यादा कहां पर होती है? विदिशा में होती है। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहां पर होती है? पन्ना में होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विदिशा में, और प्रतिशत की दृष्टि से पन्ना में सिंचाई होती है, इन तीन स्रोतों को छोड़कर अन्य स्रोतों से। ठीक, उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। और यहां पर खिचड़ी पक चुकी है, इसको सफाई करनी पड़ेगी, तो सफाई भी की जा चुकी है। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार सबसे ज्यादा सबसे कम हम फिर से देख लेते हैं। ध्यान रखें, जो कुआं नलकूप है वहां उनसे सबसे ज्यादा सिंचाई मालवा क्षेत्र में होती है, और हमने देखा इंदौर में और उज्जैन में कितनी होती है क्रमशः 84.5 और 79.9। तालाबों से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? धार में होती है। प्रतिशत की दृष्टि से झाबुआ में होती है। नहरों का भी हमने देखा दोस्तों दतिया में होती है सबसे ज्यादा सिंचाई, फिर चाहे वह क्षेत्रफल की दृष्टि से हो या प्रतिशत की दृष्टि से हो। उम्मीद है अब सारी चीजें क्लियर होंगी। अन्य स्रोतों से विदिशा में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से पन्ना में। ठीक, अब बात करते हैं एरा प्रथा की कि आखिर एरा प्रथा क्या है। तो फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ना। एक फसल कट गई, अब जो डंठल टाइप के बचे रहते हैं उनको खत्म करने के लिए मवेशियों को बिना चरवाहे के ऐसे छोड़ दिया कि जाओ घुमाओ खा लो ऐश कर लो जी लो अपनी जिंदगी टाइप। तो उस प्रथा को कहते हैं एरा प्रथा। तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित भी है। उससे होता है क्या कि भाई जो मवेशी आते हैं उन डंठलों को उखाड़ते हैं, साथ में मिट्टी उखड़ जाती है, आसपास की मिट्टी का जो कसाव था खत्म हो जाता है, थोड़ी सी हवा चली उड़ के बाहर फेंक जाती है, तो इससे अपर्दन वगैरह बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको कॉमन सेंस और व्यवहारिक रूप से बता रहा हूं, ऐसा ही होता होगा इसलिए प्रतिबंधित किया गया है। ठीक, आपको भी इस प्रकार से सोचना है। फिर सिंचाई की योजनाओं की बात करें मध्य प्रदेश में, अब उनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी कि जो मध्य प्रदेश में राज्य नीति एवं योजना आयोग है, इसने सिंचाई संबंधी योजनाओं को 3 भागों में बांटा है। कैसे कैसे बांटा है? बृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और लघु सिंचाई योजना। कौन कौन से 3 हो गए? बृहद हो गया, मध्यम हो गया और लघु हो गया। ठीक है, बृहद सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत दोस्तों 10,000 हेक्टेयर उस या उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए बनाई जाती है। इसमें होता क्या है? सामान्यतः बड़ी नहरों तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। मध्यम सिंचाई परियोजना में क्या होता है? इसके तहत 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर की बीच की सिंचित भूमि से संबंधित होती है, और छोटी नहरों को इसमें रखते हैं। लघु सिंचाई परियोजना में क्या है? इसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित भूमि को शामिल करते हैं। इसमें कुएं, निजी सरकारी स्कूल, तालाब, ड्रिप सिंचाई, ये सब चीजें आती हैं। अब याद कैसे रखेंगे सर? हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि 10,000 से कितना था, कितने से कितना था। तो आपको इतना याद रखना है, 10,000 फिर डैश लगाएं, फिर 2,000 हेक्टेयर फिर डैश लगाएं, फिर जीरो कर दें। ठीक, तो आपको क्या ध्यान रखना है? बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक, मध्यम 10,000 से 2,000 हेक्टेयर, छोटी 2,000 से कम। ठीक, इस प्रकार से आपको चीजें याद हो जाएंगी। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख नहरों की। तो दोस्तों बैनगंगा नहर से लाभान्वित जिले हैं बालाघाट और सिवनी, और मध्य प्रदेश की पहली नहर है जिसका निर्माण हुआ था 1923 में। कौन सी नहर? बैनगंगा नहर।
फिर दोस्तों बारी आती है भांडेर नहर की। ग्वालियर दतिया लाभान्वित है और यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा से बेतवा नदी से निकाली गई है। कौन सी नहर? भांडेर नहर। ध्यान रखना है किस नदी से निकाली गई है? बेतवा नदी से निकाली गई है। फिर लहार नहर की बात करें, ग्वालियर दतिया। दोस्तों भांडेर और लहार दोनों में ग्वालियर दतिया लाभान्वित होते हैं और दोस्तों 86 किलोमीटर लंबी है लहार नहर और यह नहर भांडेर नहर से ही निकाली गई है। देख रहे हो भाई, भांडेर के भी सबॉर्डिनेट होने हैं। क्या है? लहार नहर है। फिर गुलाब सागर नहर सीधी जिला लाभान्वित होता है और सीधी जिले के खड्डी गांव के पास बनास की सहायक महानदी पर स्थित है। दोस्तों एक विद्यार्थी का प्रश्न था कि बनास तो सोन की सहायक नदी है, आपने चंबल बता दिया, या चंबल की है सोन बता दिया। तो दोस्तों दो नदियां हैं जिनके नाम है बनास। इसकी चर्चा पहले हम वीडियो में कर चुके हैं। अब सारे वीडियो लाइन से ध्यान से देखिए, सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। बनास दोस्तों दो नदियां हैं अलग अलग। एक चंबल की सहायक नदी है जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है शायद। ठीक है, अब बात करते हैं सिंचाई से संबंधित दूसरे तथ्यों की। तो बलराम ताल योजना 2007 में शुरू हुई, जल अभिषेक अभियान 2006 में हुआ और खेत तालाब योजना 2007 में हुई। अब कंफ्यूज कैसे होते हैं विद्यार्थी कि भाई बलराम ताल 6 में हुई थी कि जल अभिषेक अभियान 6 में हुआ था। ताल से आप रखें ताली बजाना। अब ताल कब बजाओगे? जब भगवान का अभिषेक होता है तो उसको देखते हुए अक्सर भक्त तालियां बजाया करते हैं। तो पहले अभिषेक होगा फिर तालियां बजाई जाएंगी। ठीक, तो अभिषेक आप जानते हो एक कोई योजना है जो 2006 में हुई थी, बाकी 2007 में हुई थी। तो इस अभिषेक और ताली से आप याद कर लेंगे। तो अभिषेक पहले हुआ 2006 में, तालियां बजाएंगे तो बलराम ताल 2007 और इसी के साथ में आप खेत तालाब याद रख लें 2007। इतनी छोटी सी बात है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं छोड़ते हम। ठीक है, पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा सिंचित जिला है ग्वालियर होशंगाबाद। दोनों को याद रख लो, दोनों लिखे हुई हैं। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है? ग्वालियर होशंगाबाद। न्यूनतम सिंचित डिंडोरी। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा सिंचित है ग्वालियर और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित है डिंडोरी। तो आपको ग्वालियर डिंडोरी याद कर लेना है। ग्वालियर सबसे ज्यादा सिंचित है, डिंडोरी सबसे कम है, चाहे प्रतिशत हो चाहे क्षेत्रफल हो। ठीक, इतना याद रखना है। और होशंगाबाद को भी आप क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखें ताकि फिर एग्जाम में यदि ग्वालियर ऑप्शन ना मिले तो आप होशंगाबाद अपने विवेक से टिक कर पाए। ठीक है, अब बात करते हैं सिंचित क्षेत्र का वितरण। तो अधिक सिंचित क्षेत्र, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र कौन से हैं? चंबल बेसिन, जानते ही हैं भाई हम। नर्मदा घाटी निमाड़ का मैदान, धार उच्च भूमि, पूर्वी मालवा का पठार, बुंदेलखंड उच्च भूमि, बैनगंगा घाटी क्षेत्र, ये है अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई का विकास। दोस्तों ध्यान रखें, पहली शताब्दी में चंदेल वंश खजुराहो में हुआ करता था। तो इन्होंने खजुराहो में तालाबों का निर्माण करवा दिया और मध्य प्रदेश की पहली नहर थी दोस्तों वैनगंगा नहर। कब बनी थी? बालाघाट जिले में बनी थी 1923 में, याद रख लेना। ग्वालियर रियासत में पगारा बांध बनाया गया था, कब? 1927 में। वैनगंगा पहली थी 1923, पगारा ग्वालियर का है 1927। ये 27 भले आप याद में रखें। फिर दोस्तों पलकमती सिंचाई टैंक की स्थापना 1933 में तत्कालीन भोपाल में की गई थी, वर्तमान में रायसेन जिले में स्थित है। कौन सा? पलकमती टैंक, ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं बालाघाट में मुरम नाला का निर्माण 1936 में किया गया। दोस्तों सन याद मत रखें आप, सन सिर्फ आप पहली नहर का याद कर लें, बाकी स्थान याद रख लें, आपका काम चल जाएगा। फिर ग्वालियर रियासत में 1940-44 की अवधि में या इस अवधि के बीच में आसन परियोजना, काकेटो बांध, आवदा बांध, हरसी बांध और तिघरा बांध बनाए गए थे। इनका संबंध ग्वालियर से है। गुलाब सागर परियोजना, गुलाब सागर नहर से दोस्तों सीधी जिले में सिंचाई की जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कुल फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य 2022-23 के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों ध्यान रखना है हमारे लिए मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो मध्य प्रदेश किस किस चीज में प्रथम है, हम इसको पहले देख लेते हैं। तो कुल दलहन में है और कुल मसाला में है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मध्य प्रदेश किन किन में द्वितीय स्थान पर है? तो 1 और 1 2। मध्य प्रदेश कुल खाद्यान्न और कुल तिलहन में सेकंड नंबर पर है। ध्यान रखना है, दलहन में मसाला में पहले नंबर पर है, खाद्यान्न और तिलहन में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और इसके अलावा पहले पहले हम सारे याद कर लेते हैं कि भाई दलहन में तो मध्य प्रदेश पहले पे है, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश है, कुल तिलहन में राजस्थान है, कुल मोटे अनाज में कर्नाटक है और कुल मसाला में हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। तो ठीक है, आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश कुल दलहन और कुल मसाला में तो पहले स्थान पर है,
कुल खाद्यान्न और कुल तिलहन में दूसरे स्थान पर है। और कुल खाद्यान्न में पहले पे कौन है? फिर पहले पे उत्तर प्रदेश है। कुल तिलहन में पहले पे कौन है? राजस्थान है। कुल मोटे अनाज में पहले पे कौन है? कर्नाटक है। इस प्रकार से चीजों को समझना है। और फिर बारी आती है मध्य प्रदेश में पेयजल व्यवस्था की। दोस्तों टॉपिक बहुत बड़ा होता जा रहा है और हमारी वीडियो भी उतनी ही लंबी होती जा रही है। कोई बात नहीं, हम बात करते हैं पेयजल व्यवस्था की। 17वीं सदी की बात है। 17वीं सदी में मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर में अपनी सेना के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए कनाट गैलरी पद्धति का उपयोग किया था। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये मुगल सूबेदार थे। 1860 में इंदौर में पेयजल पूर्ति का काम चालू किया गया। 1893-94 में इंदौर की पेयजल प्रदाय योजना को नगर पालिका इंदौर के अधीन कर दिया गया। वर्तमान में दोस्तों इंदौर में चोरल परियोजना, सिरपुर तालाब और बिलाबली तालाब से जलापूर्ति होती है। अब आपको बिलाबली और सिरपुर तालाब और चोरल परियोजना ध्यान रखनी है। कहाँ है? इंदौर के लिए है। भोपाल में दोस्तों पेयजल की आपूर्ति जल नल योजना 1869 में प्रारंभ की गई थी। भोपाल के लिए जल नल योजना कब शुरू की गई थी? 1869 में शुरू की गई थी। गांधी जी का वर्ष है, जन्म वर्ष है ये वाला, ठीक है। वर्तमान भोपाल में पेयजल की आपूर्ति कोलार परियोजना, नर्मदा वाटर और बड़ा तालाब से की जाती है। बिलावली ध्यान रखना है तालाब इंदौर के परिप्रेक्ष्य में, ठीक। वर्तमान जबलपुर में बरगी परियोजना से जलापूर्ति होती है। और दोस्तों 1930 में, कब? 1930 में मोती झील से ग्वालियर में जल नल योजना शुरू की गई। ग्वालियर के लिए मोती झील याद रख लें, 1930 याद रखें, चाहे ना रखें, ये मायने मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ गया तो बोलोगे सर आपने कहा था मायने ही नहीं रखता। नहीं, मायने तो रखता है। आ गया तो कुछ नहीं कर सकते ना, पीएससी का भरोसा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन उल्टे सीधे दे देती है। लेकिन ऐसे सन याद रखोगे तो फिर काम के सन नहीं भूल जाओगे। हमारी मेमोरी तो लिमिटेड है ना यार। तो हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी है, ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों को पहले पढ़ना है कि जो सबसे बन रही है वो तो गलत ना हो जाए, ठीक है। वर्तमान ग्वालियर में तिघरा जलाशय से जलापूर्ति की जाती है। ग्वालियर में कहाँ से? तिघरा से। जबलपुर में कहाँ से? बरगी से। भोपाल में कहाँ से? कोलार से। इंदौर में कहाँ से? चोरल से, ठीक। फिर 1911-12 में सागर के लाख बंजारा तालाब में पेयजल आपूर्ति प्रारंभ की गई। तो लाख बंजारा कहाँ पर है? सागर में है। फिर दोस्तों बुरहानपुर जिले को मध्य प्रदेश के साथ साथ देश का पहला हर घर जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बुरहानपुर जिला, जहां पे केला पाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। केले तो हर जगह पाए जाते हैं लेकिन सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन, जैसे अंगूर रतलाम, ओवरऑल फल भी रतलाम, ठीक है। मटर, टमाटर, अंडा, मछली जबलपुर। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। मैं आपको बार बार याद क्यों दिला रहा हूं? ताकि पेपर में आपसे मिस्टेक ना हो, पेपर में आप बिल्कुल एकदम सही करके आओ, ठीक है। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता, इस चीज को याद रखना है। हर कोचिंग की टैगलाइन होती है कि आप पढ़ो, हम आपका समर्थन करते हैं, ठीक। तो हम भी ऐसा बोल रहे हैं आपसे कि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन, इन वीडियो से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएं। अब बात करते हैं केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार फसलों में कौन कौन से किसके कैसे स्थान हैं। सबसे पहले हम पहला स्थान देख लेते हैं, ठीक है। चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, मक्का में कर्नाटक, चना में महाराष्ट्र, मूंगफली में गुजरात, सरसों में राजस्थान, सोयाबीन में महाराष्ट्र, सूरजमुखी में कर्नाटक, गन्ना में उत्तर प्रदेश, कपास में गुजरात, जूट में पश्चिम बंगाल, तंबाकू में गुजरात। तो हम मध्य प्रदेश का नाम आपको दिखानी, याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के हवाले से हमें चीज पढ़ना है, ठीक है। 2022-23। अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल किस किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ा हमने। पश्चिम बंगाल देखा चावल और जूट के परिप्रेक्ष्य में। फिर देखते हैं गुजरात हमने किन किन चीजों के लिए देखा। गुजरात हमने देखा है मूंगफली के लिए, कपास के लिए और तंबाकू के लिए। मैं अलग से हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको चीजें सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि एक जैसे स्टेट किन फसलों के लिए। जैसे गुजरात का किन किन में फर्स्ट स्थान है, वो गुजरात का मूंगफली, कपास, तंबाकू में हो गया। पश्चिम बंगाल का किस में है? चावल और जूट में हो गया। इसी प्रकार से हम एक बार महाराष्ट्र पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र का किस किस में है? महाराष्ट्र का चने में है और किस में है? सोयाबीन में है, ठीक। इनको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का किस किस में है? उत्तर प्रदेश का भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का गेहूं में है और गन्ने में है। कर्नाटक का किस में है? कर्नाटक का दोस्तों मक्के में है और सूरजमुखी में है। राजस्थान सरसमा। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी, हमने सारा पढ़ लिया। अब मध्य प्रदेश को खोजते हैं कि मध्य प्रदेश कहां पर है। तो मध्य प्रदेश यहां पर है, यहां पर है, ये मध्य प्रदेश है अपना, ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का काय में कौन सा स्थान है। तो मध्य प्रदेश का दोस्तों दूसरा स्थान है गेहूं में, ठीक है, मक्का में, चना में, सरसों में और सोयाबीन में।
यहाँ लिख देता हूं मैं, गेहूं, मक्का, चना, सरसों, सोयाबीन। इसमें हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का पूरे देश में सेकंड स्थान है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, आपको समझाना उद्देश्य था ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक। और एक चीज और देखनी है, नोट पॉइंट क्या लिखा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 मध्य प्रदेश वाला जो है उसमें सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का फर्स्ट स्थान बताया गया है। फिर आपको अपने विवेक को जागृत करना होगा और अपने हिसाब से सही जवाब देना होगा। ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की। तो आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गोविंदगढ़ रीवा में है। आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गोविंदगढ़ रीवा, याद रखना है। गेहूं अनुसंधान केंद्र है पावरखेड़ा होशंगाबाद। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, अब दोस्तों गेहूं अनुसंधान है कहां पर? पावरखेड़ा होशंगाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर। वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। मध्य प्रदेश में चावल धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? और अमलाहा सीहोर में। मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? अमलाहा सीहोर में। ध्यान रखना है, दो चीजें अमलाहा सीहोर के लिए पढ़ी हैं हमने। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक तो है दलहन अनुसंधान केंद्र जहां प्रस्तावित है वह है अमलाहा सीहोर, और दूसरा है मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, वह भी अमलाहा सीहोर में स्थित है। अगला देखते हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? बोहानी गाडरवारा नरसिंहपुर में। अंगूर अनुसंधान केंद्र जहां सबसे ज्यादा होते हैं रतलाम। केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा ग्वालियर में है। सबसे ज्यादा आलू उत्पादक कौन सा था? इंदौर था। इंदौर में कौन रहते हैं? विद्यार्थी रहते हैं एमपीपीएससी की और अलग अलग वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो उनको सबसे अच्छा क्या लगता है? आलू। तो आलू उत्पादन सबसे ज्यादा इंदौर में होता है। दोस्तों निमोनिक्स हैं, हो सकता है आपको भट्टे अच्छे लगते हो, हम क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है। तो निमोनिक्स के रूप में आप इंदौर आलू या उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा आलू इंदौर याद कर लें। और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा कहां पर है? तो वो ग्वालियर में है। इसको भी आप याद कर लें। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको चीजें ध्यान रहें। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा। गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा होशंगाबाद। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर। वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। मध्य प्रदेश में चावल धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी। अंतर्राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, आलू उत्पादन सबसे ज्यादा। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? अमलाहा सीहोर में है। मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? अमलाहा सीहोर में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? बुहानी गाडरवारा नरसिंहपुर में है। ठीक है। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। और केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा कहाँ पर है? ग्वालियर में है। इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में एईजेड की, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछा था, एग्री एक्सपोर्ट जोन परियोजना की। शुरुआत हुई थी दोस्तों 2002 में। कहां से हुई थी? इंदौर से हुई थी। अब आपको क्या ध्यान रखना है? एईजेड परियोजना में शामिल कृषि उत्पाद, ठीक है, और कहां से रिलेटेड है इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आलू प्याज लहसुन से संबंधित क्षेत्र हैं इंदौर, खंडवा, नीमच, मंदसौर। मसाले से संबंधित है गुना, मंदसौर, उज्जैन, बुरहानपुर। इनको याद करने मत बैठ जाना, बस सुन लो, एक दो बार पढ़ लेना। अनुमान लगा पाओ तो ठीक है, अदरवाइज सेम बैटल फील्ड है, सबके साथ समान कंडीशन है, किसी को याद नहीं होते। ठीक। शरावती गेहूं है भोपाल, सीहोर, उज्जैन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, विदिशा। मसूर और चना के लिए संबंधित क्षेत्र कौन से हैं? विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर। संतरा के लिए है छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद। तो इनको याद कर लेना है। याद कर लेना कि एईजेड है जो एग्री एक्सपोर्ट जोन परियोजना, वह इंदौर से शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? वर्ष 2002 में शुरू हुई थी। इसको मत भूल जाना। पता चला इन जिलों को याद करने के चक्कर में ऊपर ऊपर से हल्का हल्का आप याद कर लें, चल जाएगा। ठीक है। लेकिन इस सन 2002 और इंदौर को मत भूल जाना। पता चला जिले याद कर लिए और ऊपर की चीजें भूल गए, तो जो आसान चीजें हैं उनको नहीं भूलना। अब महत्वपूर्ण चीजें आती हैं प्रमुख फसलों की किस्में, क्योंकि पीएससी पूछ लेता है, तो इनको याद करना जरूरी हो जाता है। जैसे गेहूं डेली खाते हैं तो शरबती, लोकमन, सुजाता, कल्याण, सोना, मैक्रोनी, ड्यूरम काय की प्रजातियां हैं? गेहूं की हैं। फिर धान की बात करें तो मही, सुगंधा, रंजीत, सबबन, स्वर्ण सबबन, संबा मंसूरी, अमन, काली मूछ, चिन्नौर, शुष्क सम्राट। ये है धान की प्रजातियां। फिर बात करते हैं सोयाबीन की, तो अहिल्या, अलंकार, प्रतिकार, समृद्धि, पीएस 1024, ये हमने 2 और पहले पढ़ी थी, उनको भी मैंने आपको बता दिया।
चना की किस्में हैं वैभव, विशाल, राधे। ज्वार की है लवकुश, विदिशा, 61। सरसों की है वरुणा, पीतांबरा, इसकी बात हमने की थी। मूंगफली की है कौशल, चंद्रा, चित्रा। दोस्तों सरसों की एक किस्म और हमने पढ़ी थी, वो कमेंट सेक्शन में बताएं, उस समय वही बस पढ़ी थी। कपास की किस्म है श्यामली, सुबिन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, चारों पढ़ी थी। अरहर की है बहार, अमर, आजाद, पिपरिया। ध्यान रखना है अरहर की दाल हम उपयोग करते हैं, सबसे ज्यादा टेस्टी भी लगती है, तो उनकी ये चीजें याद रख लेना। बहार, अमर, आजाद, पिपरिया किसकी किस्में हैं? अरहर की दाल की किस्में हैं। फिर मटर की बात करें तो दोस्तों अपर्णा पत्तीविहीन प्रजाति है। अपर्णा मतलब आ प्लस पर्ण मतलब बिना पत्ती के। अपर्णा और प्रकाश किसकी है? मटर की किस्म है। अब जब पत्ती नहीं हुई तो प्रकाश नीचे तक पहुंच जाएगा, पहले पत्तियों से छिड़ जाता था। तो इस प्रकार से अपर्णा और प्रकाश को लिंक करें और फिर मटर याद कर लें। फिर दोस्तों रेशम की बात करें, टसर, इरी, मूंग और ओक, ये प्रजातियां हैं रेशम की। कौन कौन सी हैं? टसर, इरी, मूंग और ओक। और ये अलग अलग जिलों में पाई जाती है। जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में हम तक प्रेषित करें। अमरूद की बात करें तो प्रजाति है ललित। और फिर बात करते हैं आलू की। दोस्तों चिप्स सोना मिल जाएगा आपको तो लगा देना, और कुफरी मिल जाएगा आपको। कुफरी मिलेगा आलू की प्रजाति की शुरुआत में। कुफरी चिप्स होना ये सर्वश्रेष्ठ है। कुफरी बादशाह, कुफरी अशोका। कुफरी दिखा और हमने आलू जड़ा, ठीक है, आलू टिक किया, ठीक है, बुंदेलखंडी में इसको कहते हैं आलू जड़ा, ठीक है। फिर बात करते हैं आंवला। तो कंचन, प्रतापगढ़, बनारसी और कृष्णा किसकी प्रजाति है? आंवले की प्रजाति है। आंवला जिला किसे कहते हैं? पन्ना को कहते हैं। इसको हम डॉक्टर प्लांट भी कहते हैं। फिर बात करते हैं आम की दोस्तों। तो रत्ना, नूरजहां, सुंदरजा, ये आम की किस्म है। सुंदरजा रीवा की है, नूरजहां अलीराजपुर की है। और दोस्तों जो रत्ना किस्म है वह अल्फांसो एवं नीलम आम की किस्म का संकर है, ठीक है, मतलब दोनों को मिला के बनाया गया है। अब आपको क्या ध्यान रखना है? रत्ना, नूरजहां, सुंदरजा, अल्फांसो और नीलम ये सभी किस्में हैं किसकी? आम की हैं। जिसमें नूरजहां मिलती है अलीराजपुर में, सुंदरजा मिलती है रीवा में, और जो रत्ना है दोस्तों, रत्ना अल्फांसो प्लस नीलम का संकर है। इन दोनों को मिलकर बनाई गई है, मिला के बनाई गई है। गन्ना की बात करें किसमें है? श्रीमुखी, बाहुबली। हमने इसकी ट्रिक यानी मुनक की चर्चा भी की थी, कैसे ध्यान रखना है गन्ना को श्रीमुखी और बाहुबली के लिए। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र एवं कृषि जलवायु क्षेत्रों की। तो दोस्तों यदि बात करें तो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 फसल क्षेत्रों में विभाजित किया है। किसने? किसान कल्याण एवं कृषि विभाग ने मध्य प्रदेश को या मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से 5 भाग हैं? पहला है गेहूं ज्वार का क्षेत्र उत्तरी मध्य प्रदेश में। पूर्व साइड चावल का क्षेत्र मिलेगा। पश्चिम साइड आपको ज्वार कपास का क्षेत्र मिलेगा। गेहूं चावल का क्षेत्र आपको यहां पर देखने मिल जाएगा। गेहूं का क्षेत्र भी आप देख सकते हैं कहां पर है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं धान और चावल के क्षेत्र की। वर्षा कितनी चाहिए? 100 से अधिक ही चाहिए। सेंटीमीटर में बात चल रही है, इंच में नहीं। मृदा की बात करें, लाल पीली मिट्टी चाहिए। क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश, हम समझते हैं सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर आते हैं। फिर गेहूं क्षेत्र की बात करें, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए। मिट्टी जलोढ़ या साधारण काली चाहिए। क्षेत्र हो गया केंद्रीय मध्य प्रदेश, स्पेशली नर्मदा घाटी, जिसमें होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, नरसिंहपुर, भोपाल, सीहोर जिले शामिल हैं। फिर गेहूं चावल की बात करें, वर्षा चाहिए भैया 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर। 80 क्यों? गेहूं के हिसाब से 120 क्यों? 100 से ज्यादा चावल को चाहिए पड़ती है। मृदा चाहिए मिश्रित, यहाँ पर सतना, पन्ना, रीवा, दमोह, कटनी, यहाँ पर यह गेहूं चावल क्षेत्र पाया जाता है। तो चौथे क्षेत्र गेहूं ज्वार की बात करें दोस्तों, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी चाहिए। बुंदेलखंड, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी इसके क्षेत्र है। मध्य भारत भी इसका क्षेत्र है, जिसमें ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी आता है। इतना आपको ध्यान रख लेना है, आपका काम चल जाना है। और मैप आप देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस लगा लेंगे, यार हमने वर्षा भी पढ़ ली, हमने मिट्टी भी पढ़ ली, हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने मैप भी पढ़ लिया, तो वर्षा का अनुमान भी आप भौगोलिक लोकेशन से लगा लेंगे, जिलों का भी लगा लेंगे, मिट्टी का भी लगा लेंगे। तो जो फसल क्षेत्र है 5, उनमें रटने जैसा कुछ नहीं बचता, बशर्ते आप चीजों को सही तरीके से कवर करें। फिर 5वां क्षेत्र कपास ज्वार क्षेत्र, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, मिट्टी चाहिए काली, कपास लिखा मतलब काली। पश्चिमी क्षेत्र मालवा में, स्पेशली झाबुआ, अलीराजपुर, फिर निवाड़ में, खड़गौन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर में। मध्य भारत के पठार की बात करें तो नीमच और मंदसौर में। कौन सा क्षेत्र मिलता है? कपास और ज्वार का क्षेत्र मिलता है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। मैप आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे अननेसेसरी फैक्ट जो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, उनको भी याद करना पड़ता है। आप मैप देखें तो एक बार, आपको चीजें बहुत आसान प्रतीत होंगी। फिर बात करते हैं कृषि जलवायु क्षेत्रों की। कितने हैं? 11 हैं टोटल। तो यहाँ देखें आप, मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है।
छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, कैमूर पठार व सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद सतपुड़ा का पठार, फिर नर्मदा, मध्य नर्मदा घाटी, फिर विंध्याचल पर्वत क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक, फिर निमाड़ का मैदान, मालवा का पठार, ग्रिड क्षेत्र और ग्रिड क्षेत्र और झाबुआ पहाड़ी मैदान। मुझे लग रहा है वीडियो के अंतिम दौर में मैं बहुत फास्ट बोलने लग गया, है ना। आपको ऐसा प्रतीत होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर थोड़ा थम के बोले, धीरे धीरे बोले, चीजें समझ में नहीं आती। तो ऐसा बोलेंगे तो इस बात को फिर हम ध्यान रखेंगे कि यार किसी विद्यार्थी ने कहा है तो उसको समस्या हो रही होगी, और आपका समस्या का समाधान करना ही तो हमारा परम उद्देश्य है। ठीक है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैदान। दोस्तों, इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला शामिल है और चावल उत्पादक क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है हमारे मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला इसमें आता है, तो जो यह है चावल उत्पादक क्षेत्र है, इस चीज को ध्यान रखना है। फिर छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया जिले आते हैं। सीधी सिंगरौली भी कुछ हिस्से इसमें आ जाते हैं। ठीक, यहाँ मैप में देखें ना, आपको समझ आ जाएंगी चीजें क्या क्या इसमें शामिल है। फिर इसमें चावल, सोयाबीन आदि की फसलें उगती हैं। फिर कैमूर पठार तथा सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, इस क्षेत्र में रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी, सीधी आदि जिले आते हैं। गेहूं, चावल जैसी फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। प्रश्न कैसा बन सकता है? प्रश्न ऐसा बन सकता है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों में शामिल है या नहीं है। यह तो हुआ सबसे बेसिक प्रश्न, जिसमें आप 11 नाम ध्यान रख लेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद कॉमन सेंस वाले प्रश्न की, आप जब आपको लोकेशन पता है, निवाड़ क्षेत्र की फसल ऐसी लिख दी, जैसे सरसमा लिख दी, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। काली मिट्टी वाला क्षेत्र, कपास मूंगफली लिखते तो जायज बात थी। अब आपने सरसमा की फसल वहां उगा दी जहां उगने लायक नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर लेंगे। कब कर पाएंगे? जब आपको मैप पता होगा, उसकी मिट्टियां पता होंगी, वर्षा पता होगी। इसलिए तो मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें। फिर बात करते हैं मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र, नरसिंहपुर, होशंगाबाद पूर्ण रूप से तथा सीहोर व रायसेन अंशतः शामिल होते हैं, गेहूं का क्षेत्र है। फिर विंध्य पठार की बात करें तो इसके अंतर्गत भोपाल, सागर, दमोह, विदिशा के पूर्ण जिले, तो सीहोर, रायसेन, गुना अंशतः शामिल होते हैं। गेहूं चना यहाँ पर उगाया जा सकता है और उगाते भी है। फिर ग्रिड क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश को हम ग्रिड क्षेत्र कहते हैं। यहाँ देखिए आप, ये वाला क्षेत्र ग्रिड क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न बन सकता है ग्रिड क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल है, तो कॉमन सेंस लगा लेंगे। फिर आप भिंड, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर के पूरे जिले, फिर शिवपुरी, गुना के अंशतः जिले। सरसों, गेहूं, ज्वार यहाँ पर उगाई जाती है, पैदा की जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में तो दोस्तों छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़ पूर्णतः, शिवपुरी अंशतः आता है। तिल, ज्वार, गेहूं यहाँ पर उगाई जाती है। सतपुड़ा पठार की बात करें तो बैतूल व छिंदवाड़ा जिले इसमें आते हैं और मुख्यतः ज्वार, मक्का, गेहूं का क्षेत्र है। मालवा के पठार की बात करें तो मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़ जिले पूर्णतः, धार, झाबुआ अंशतः आते हैं और सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये चीजें मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना करना चाहिए था कि ये बना है मैप, यहाँ देखो लोकेशन और खुद से बताओ कौन कौन से जिले आएंगे और कौन कौन सी फसलें उत्पादित होंगी। आप ऑटोमेटिकली बता देंगे, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। बार बार कह रहा हूँ। नेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, हरदा पूर्ण रूप से आते हैं, धार अंशतः आता है। फिर वही चीज आ गई, कपास, मूंगफली आएगी। फिर झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो झाबुआ और धार के कुछ जिले आ जाएंगे इसमें, और यह क्षेत्र मुख्यतः कपास और ज्वार का उत्पादक क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमने कृषि भी कंप्लीट कर ली। अगले वीडियो में शुरू करेंगे पशुपालन के लिए। ठीक है, तो पशुपालन के इंतजार में आप इस वीडियो को पूरा देखें। फिर जल्द ही हम इस वीडियो को भी लॉन्च करेंगे। वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो करना क्या है आप सभी जानते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करना है, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाले समय में जो वीडियो आए आपको तुरंत अपडेट मिले। और यदि वीडियो से आपको लाभ हुआ है तो बाकी विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। तो विद्यार्थी हित में आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमारे इस वीडियो को साझा जरूर करें दोस्तों। ठीक, और हमारे जो जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं उनको और जल्दी 10,000 कराएं, ताकि इस क्षण के आप साक्षी हो पाए और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल में जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारा जी फैमिली, यूट्यूब फैमिली है, वो 5 डिजिट की हो जाए। ठीक है, तो बस यही करना है, आगे बढ़ना है, पढ़ते रहना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।